अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनता है। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले ये देख लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप लोगों की बुक में ये चीज़ बताई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है उसी को बताया हुआ है। क्या डेफिनेशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? हमने ये कहा था कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, वो डायरेक्टली अटैच है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो एटम्स के दरमियान जब हम किसी बॉन्ड को इस तरह एक लाइन से शो करते हैं उसका मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड। मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन एटम से, और दूसरे मॉलिक्यूल की कौन सी साइड आएगी? दूसरे मॉलिक्यूल का भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। आपका जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इन फोर्सेस को बोल रही हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, इसी से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और दूसरा क्या आ जाएगा कि इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड हमने कुछ यहाँ पे ग्रुप्स को देखना। हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को देख लें। जैसे पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ब्लॉक होता है एस, साइड वाला ये पी ब्लॉक होता है, और सेंटर वाला डी ब्लॉक है। इसके नीचे एक और ब्लॉक होता है जिसको हम एफ ब्लॉक का नाम देते हैं। ठीक है ना। अब देखें, हमने क्या कहा था कि हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जिनको स्टडी करते हैं ना, वो हमारे पास एक फार्मूला होता है सिनोफ के नाम से, सिनोफ। ठीक है ना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि सिनोफ में जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे उसमें आप कार्बन को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ये आपके पास 3 एटम्स आ जाएंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर यूज़ होते हैं। लेकिन हम इसके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, कार्बन से रिलेटेड उसके अपने ग्रुप के उसके मेंबर्स देखेंगे, फिर बाद में हम बाकियों की तरफ आएंगे। देखिए आपके पास ये जो है ना, जिसको इस तरह एक लाइन की फॉर्म में शो किया हुआ है, जैसे ये पूरा इस तरह एक कॉलम बनना हुआ है, ये कॉलम, इस कॉलम को क्या नाम दिया जाता है? ग्रुप का। अगर मैं रोज़ इस तरह लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें ये एक रो बन गई ऐसे इस फॉर्म में, इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये ग्रुप्स होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। अब हम इनको देखेंगे। ये आपके पास जो ग्रुप्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें इनके सबसे पहले हमने हाइड्राइड्स तैयार करना है। अब देखें ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसके 4 मेंबर्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 4A की तरफ आते हैं। तो 4A के जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? कार्बन। तो आपने यहाँ पे लिखना है कार्बन फर्स्ट मेंबर है। इसका सेकंड मेंबर होता है सिलिकॉन, थर्ड मेंबर है जर्मीनियम, उसके बाद आ जाता है SN, टीन बोलते हैं SN को। ठीक है ना। ये कौन से मेंबर हैं? ग्रुप नंबर 4A के मेंबर्स हैं। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 5A की तरफ। इसके कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? इसका फर्स्ट मेंबर, इनके फर्स्ट आपको याद होने चाहिए, इसका फर्स्ट मेंबर कार्बन है, और ग्रुप नंबर 5A का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, और 6A का जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है ऑक्सीजन, और 7A का होता है फ्लोरीन। अब इसके 5A के जो मेंबर्स हैं उनमें देखें, ये आपके पास आ जाएंगे नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है। नाइट्रोजन के पास आ जाता है यहाँ पे फास्फोरस, फिर इसके नीचे आ जाता है आर्सेनिक AS, उसके बाद आ जाता है लास्ट पे SB। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, SB को एंटीमनी बोलते हैं, SB इज़ द एंटीमनी, AS आर्सेनिक, P फास्फोरस, N नाइट्रोजन। अब ग्रुप नंबर 6A के जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, इसके नीचे आता है सल्फर, इसके नीचे आएगा सिलेनियम Se, उसके बाद आ जाता है Te, टिलेरियम। ठीक है ना। अब 7A के जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट फ्लोरीन है,
सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे ब्रोमीन एंड फोर्थ पे आएगा आयोडीन। हम इनके 4 मेंबर्स को देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 4A के मेंबर्स, 5A के मेंबर्स, 6A के मेंबर्स और 7A के मेंबर्स हैं, ठीक है। हमने इनके हाइड्राइड्स तैयार करने हैं। तो हाइड्राइड बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपने ग्रुप नंबर देखना है और आपने उनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आप देखें इसका कौन सा है, कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है ना, तो 4A का मतलब ये होगा कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि उसका ग्रुप नंबर क्या है, 4 है। अब कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसको ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 उसके पास हैं, 4 उसको और चाहिए। तो मतलब इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिलते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हाइड्राइड्स बना रहे हैं, आप इनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जितने हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड्स रिक्वायर हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, आपने उतने उसके अंदर हाइड्राइड्स जो है ऐड करने हैं, तो उसका जो है वैलेंसी कंप्लीट होती जाएगी। आप देखें कार्बन के 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना, तो इसके साथ जो एटम्स अटैच होंगे, हाइड्रोजन कितने एटम्स अटैच होंगे, 4, ये बन जाएगा CH4। ये एक हाइड्राइड अब बन चुका है, CH4 इज़ द हाइड्राइड। अब Si, ये पूरा ग्रुप जो है ना, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट मेंबर की है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाने के लिए जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, जो फर्स्ट मेंबर होगा उसी तरह के बाकी मेंबर जो अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब देखें इसका 4A है ना, तो सारे 4A वाले हैं, मतलब आपने इनके साथ क्या करना है, 4 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करना है, ठीक है। SiH4, GeH4 एंड SnH4, ये हाइड्राइड्स। अब 5A की तरफ आ जाए, इनके आपने हाइड्राइड्स कैसे तैयार करने हैं, ग्रुप नंबर कौन सा है, 5, मतलब ये जितने भी मेंबर्स हैं इन सब के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी तरह कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो आपने इन सब के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर देने हैं, NH3, BH3, ASH3 एंड SbH3, ठीक है ना। या आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब दूसरा है ग्रुप नंबर 6A के जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टोलेरियम, ठीक है ना, सेलेनियम एंड टोलेरियम। अब इसमें किस तरह आप इसको अटैच करेंगे, ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर कौन सा है, 6 है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। तो कितने हाइड्रोजन इसको रिक्वायर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 2 हाइड्रोजन आप अटैच करते जाएंगे, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ठीक है ना। अब इसकी तरफ आ जाए ग्रुप नंबर 7A की तरफ, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे, 1 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होगा, HCl, HF, HCl, HBr एंड HI। ये सारे अब क्या बन चुके हैं, हाइड्राइड्स, ठीक है ना। अब हमने इनके हाइड्राइड्स बना लिए हुए हैं। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं इनको हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 आपने इनको ऊपर फोकस करना है, इनको गौर से देखना है। अब हम यहीं से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि कौन से हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम होने चाहिए। तो इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी कि हमारे पास ये एटम्स होते हैं जिसको मैंने इस तरह बताया था, FON, इसको याद रख सकते हैं फ़ोन के नाम से। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन नाइट्रोजन। अब देखें, अब ये जो है NH3, H2O एंड HF, ये तीनों जो हैं ये ग्रुप, इनके फर्स्ट मेंबर्स कौन से हैं, इनमें फर्स्ट 3 मेंबर्स NH3, H2O एंड HF ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव हैं। अगर इन जगहों पे ये एटम्स आ जाते हैं तो आपका जो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी, उस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बन को देखें तो कार्बन में वो कैपेसिटी नहीं है, मतलब कार्बन ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करनी भी है तो वो जो होगी वो किसी और टाइप में, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देंगे, ठीक है ना। अब देखें, अब हम इन्हीं को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। अब एक और चीज़ आप लोग इन्हीं के अंदर एक बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि जब आप ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसा कि ये ग्रुप बना हुआ है, ये एक और ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है,
तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, किसी भी आप ग्रुप की बात करेंगे, किसी भी ग्रुप की बात कर लें, टॉप टू बॉटम जो आपके स्ट्रक्चर का साइज़ होगा, जो एटम का साइज़ होता है, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। साइज़ इंक्रीज़ होगा, जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा इसके साथ दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास। जो कंपाउंड होगा या एटम होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखें मॉलिक्यूलर मास के साथ आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी को अगर आप चेक करें, जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज़ होने से हर एक ग्रुप के अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने स्टडी की थी, जिनमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, या वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो, फ्यूजन का प्रोसेस हो, जितने भी हैं सारे के सारे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ वो भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स को, जो कि हाइड्राइड्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो कि CH4, SiH4, GeH4 एंड SnH4। अब डाउन द ग्रुप जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये तो मैंने जनरल वर्ड यूज़ किया ना हर एक के लिए, कि जिस तरह आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, और साइज़ के इंक्रीज़ होने से उनके अंदर ये करैक्टर इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। अब इनमें हाइड्राइड्स देखें, हाइड्राइड्स ऑफ 4A के जो हैं एलिमेंट्स हैं, इनमें CH4, SiH4, GeH4 एंड SnH4, इनमें डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स जो थे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे ही साइज़ बढ़ेगा उनमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसी तरह इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसी तरह उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में से, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है कि साइज़ के बढ़ने से, या जो हमारे पास डाउन द ग्रुप है साइज़ बढ़ता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी रीज़न क्या आती है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रो, ये जो एटम्स हैं ना आपके पास ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं, अब इनकी जो अगर प्रॉपर्टीज़ को अगर आप चेक करें 4A के एलिमेंट्स को बाकी मेंबर्स के साथ, तो इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनके अंदर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जितने भी बने हुए क्या होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं सबके अंदर। और अगर हम इनको कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ के इंक्रीज़ होने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इस तरह देखें कि आपके पास ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, इसी तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH4 का होगा। अगर इसको देखें तो CH4 का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी रीज़न क्या होगी, उसमें आ जाएगा कि उसका स्मॉल साइज़ है। CH4 का अपना जो ग्रुप है ना, उसमें से CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम है। रीज़न, क्योंकि CH4 जो है इसका स्मॉल साइज़ है, और दूसरे क्या होता है, इसमें लो पोलराइजेबिलिटी होती है, क्योंकि साइज़ इसका कम है तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका कम होगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। साइज़ जिस तरह बढ़ेगा या जिस तरह कम होगा, डायरेक्ट का साइन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होगी। तो साइज़ जिस तरह बढ़ेगा या कम होगा, उसी तरह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और या फिर कम होगी। और इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी इसी तरह इफेक्ट पड़ेगा। जिनका साइज़ बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिनका साइज़ कम उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर हम इसी ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप चेक करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, जिसका साइज़ बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो साइज़ किसका बड़ा होगा, SnH4 का साइज़ बड़ा होता है। GE आएगा यहाँ पे, GeH4 इसका साइज़ इससे कम है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट SnH4 का और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH4 का होगा, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ साइज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये तो हमने कर लिया ना, फर्स्ट आपने जो ग्रुप था उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके सामने जो 3 और ग्रुप्स बड़े हैं, जिनमें से ये आपके सामने हैं, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो 3 ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन ग्रुप्स में क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपनी सीरीज़ में ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना,
इसका CH4 का अपनी ही सीरीज़ में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। लेकिन अगर आप बाकी मेंबर्स को देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को, उनके अपने ग्रुप के मेंबर से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हालांकि उनका साइज़ कम है। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका साइज़ कम होगा, ऑक्सीजन का भी कम होता है, फ्लोरीन का भी कम होता है अपने ग्रुप से, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या होगी? अब देखें, ये जो मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ, ये आपसे हेडिंग्स जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। ये हेड्रॉइड्स ऑफ 4A एलिमेंट्स, इसके प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी हो, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई हैं सारी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर लॉन्ग में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखना है आपने, अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने हर एक के शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपने बनाने हैं। अब देखें, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, H2O, HF, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ज़्यादा होते हैं कहाँ से? इन दियर रिस्पेक्टिव सीरीज़। अगर आप इनकी अपनी सीरीज़ को फॉलो करें या इनके अपने ग्रुप्स को फॉलो करें, अपने ही मेंबर से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हालांकि इनका साइज़ कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। रीज़न क्या आएगी यहाँ पे? क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करते हैं, और वो तमाम स्ट्रक्चर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब देखें, अब इसमें जो है आपके पास ये आ गया कि एक कंडीशन ये है कि क्यों इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक रीज़न ये आपके सामने है, इन्हांस द इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, के जिस तरह हम नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इस तरह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एटम्स के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड एटम्स होंगे, आप जो इनके कंपाउंड्स बनेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि ये जो जितने भी एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि H2O इज़ लिक्विड बट H2S एंड H2SE इज़ गैस। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है? वाई का वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा वाई H2O इज़ लिक्विड बट H2S एंड H2SE इज़ द गैस। अब देखें, ये जो आपका ग्रुप है ना, यहाँ पे देख लें, ये है आपके सामने, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला। इसी के अपने मेंबर्स को अगर देखें तो ऑक्सीजन टॉप पे है, ठीक है ना, उसके नीचे H2S है और उसके नीचे H2SE है। अगर हम टॉप टू बॉटम, हमने भी बात की थी, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से उनमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, उनकी फिजिकल स्टेट्स चेंज होनी चाहिए थी। अब अगर H2O लिक्विड है तो H2SE या H2S को सॉल्ट फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि इनका सल्फ़र और सिलिकॉन इसके नीचे है, इनका साइज़ बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, H2O तो लिक्विड है, लेकिन H2S और H2S के जो इसके निचले मेंबर्स हैं ये गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आएगा? आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से ये किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। अगर आप इनको देखें, H2SE एंड H2S जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो हैं गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह वाटर का स्ट्रक्चर भी आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन HF। यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है आपने। यहाँ पे H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि H2O को अगर देखें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? HF से। आप देखें दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। आपके पास H2O यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। अगर आप HF के अंदर फ्लोरीन को देखें, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। लेकिन जब हम वाटर को स्टडी करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन अगरचे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। अगर आप ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों शो कर रहे हैं ना, H2O भी शो कर रहे हैं और HF भी शो कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनके जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो फ्लोरीन HF का जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो ज़्यादा होगा बनिस्बत H2O के।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा होना चाहिए था बनिस्बत H2O के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या नज़र आता है, जब हम चेक करते हैं जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, HF का कम हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है, हालांकि HF का ज़्यादा होना चाहिए था। देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कितने पे ये बॉयल होना स्टार्ट होता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं HF का, ये 19.9 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉयल हो जाता है HF जो है। अब इसमें कंडीशन क्या है, जब हम HF को देखते हैं, HF के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जब आप चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बाद में चेक किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। अब यहाँ पे फार्मूला ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, उनमें देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सेम है, फॉर एग्जांपल 2 कंपाउंड्स हैं, एक का एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आप देखिए ये कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम हो गए। फिर आप क्या देखेंगे उनमें, सेकंड फिर आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बन रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन HF के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और HF के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं। और ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसके लिए 2 चीज़ों का होना लाजमी है। एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हमने बात की थी, ठीक है ना, उसके साथ उसके अलावा वो तो लाजमी तौर पे होगा। एक चीज़ होगी उसके अंदर लोन पेयर चेक करेंगे कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या उसके पास लोन पेयर हैं या नहीं है। अगर लोन पेयर होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करेगा, अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं करेगा। इसी तरह आपने देखना है कि उसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच हैं या नहीं है। जैसा कि यहाँ पे शुरू में हमने देखा था कि अगर शुरू में मैंने बताया था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये देखें यहाँ पे भी बताया हुआ है कि कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनको चेक करें तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम कार्बन को स्टडी नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते। जब लोन पेयर नहीं होंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो जब हम HF की बात करते हैं तो HF के जब इसको स्टडी करें तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, HF के अंदर 1 होते हैं। रीज़न क्योंकि इसमें क्या होता है 1 हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन एटम मौजूद है और इसके पास 3 लोन पेयर्स भी होते हैं। वाटर में 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसी से अगर आप रिलेट करना चाहें NH3 को, NH3 का स्ट्रक्चर को अगर चेक करें आप तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन मौजूद है इसके पास भी लोन पेयर होता है और इसके पास भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आप देखें यहाँ पे मैंने बात की 2 लोन पेयर्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी 2 हैं ये भी 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर HF और NH3 को आप कंपेयर करते हैं तो NH3 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1। रीज़न क्या है, क्यों एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, रीज़न इसके अंदर आएगी क्योंकि इसके पास 1 लोन पेयर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि HF जो था इसके पास एक हाइड्रोजन एटम था, इस वजह से इसने एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एटम 3 है, लेकिन इसको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर 1 है। अगर आप इसके लोन पेयर देखते हैं तो इसके लोन पेयर 3 हैं। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर वे नहीं आ रहा। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉलो करते हैं तो ये फेल हो जाता है, अगर आप लोन पेयर को फॉलो करते हैं तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फेल हो जाती है। आपने इन स्ट्रक्चर्स में एक बात याद रखनी है, आपने यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो करना है। 2 चीज़ें आप देखेंगे, एक आ जाएगा इसी के अंदर लोन पेयर, दूसरा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इन दोनों में आपने देखना है कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना उसके साथ हाइड्रोजन एटम कितने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है, लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो इसमें देखें 2 लोन पेयर्स हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी 2 हैं, 2 लोन पेयर्स
यहाँ पे बता देता हूँ लॉन पेयर, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन एटम, सॉरी। आप इसको देखें, इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, 3 लॉन पेयर्स हैं, और इसके पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 है। इसी तरह आप अमोनिया को देख लें, इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, 1। हाइड्रोजन एटम को देख लें, कितने हैं, 3। अब इन सब के अंदर आपने एक चीज़ फॉलो करनी है, जब इन दो चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे, इनमें से जो लिमिटिंग फैक्टर होगा, इन दोनों में से जो लिमिटिंग फैक्टर होगा उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। अब देखें, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, इन दोनों में से जो कम मिकदार में होगा वो आइटम उतने बॉन्ड्स बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखें इसमें कितने हैं, 2 सेम है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 इसके पास लॉन पेयर हैं वाटर के पास, इस वजह से इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब HF को देखें, HF में क्या चीज़ है, 3 लॉन पेयर्स हैं, 1 हाइड्रोजन एटम है। तो लिमिटेड कौन सा है यहाँ पे, जो कम मिकदार में है वो हाइड्रोजन एटम है। तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। इसी तरह NH3 को चेक करें, इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, 1, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3। तो लिमिटेड दोनों में से कौन सा है, कम मिकदार में लॉन पेयर है, तो इस वजह से इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाना है। ये MCAT के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। MCAT में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ HBr इज़ हायर देन HCl। कि अगर आप HBr का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं वो ज़्यादा होता है और HCl का कम होता है, ऐसा क्यों होता है। अब सेम वही चीज़ आ जाएगी, साइज़ का इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप को स्टडी करें, जैसा कि सबसे टॉप पे क्या आएगा इस पूरे ग्रुप के अंदर, सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। और हमने शुरू में ये बात की थी कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, और जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ के इंक्रीज़ होने से ये सारे फैक्टर जो शुरू में हमने स्टडी किए हैं कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनके अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या उनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और इस तरह उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखें Br कहाँ पे है, Cl ऊपर है और Br नीचे, मतलब Br का साइज़ ज़्यादा होगा Cl से, Br इज़ अ बिगर साइज देन HCl। Br का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, और साइज़ के ज़्यादा होने से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि साइज़ किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने बात की थी, साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, कि जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी तरह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी नेचर के थ्रू, इसी फैक्टर जो साइज़ का इफेक्ट होता है, इसी को अगर हम चेक करें तो ये आपके पास ये जो है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों जो होती हैं साइज़ की वजह से, ये जो दोनों हैं इनकी जो नेचर होती है ये आपको गैस फॉर्म में मिलते हैं। F2Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आप चेक करेंगे ना तो ये गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। जो Br है, Br आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। अगर आप आयोडीन को चेक करते हैं तो आयोडीन किस फॉर्म में हमें मिलता है, I2 मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो I2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। तो इसकी रीज़न क्या है, वो साइज़ का इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना। अब इसी से यही क्वेश्चन है आपका, अब इसी से रिलेटेड आगे बताया हुआ है कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3A के जो एलिमेंट्स हैं या 4A के एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं, ग्रुप नहीं सॉरी पीरियड्स की बात करेंगे, तो पीरियड क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो अगर आप पीरियड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये तीसरा पीरियड है और ये चौथा पीरियड है, जस्ट इमेजिन करना है, देखें ये तीसरा और चौथा पीरियड है फॉर एग्जांपल। तो पीरियड नंबर 3 कौन सा है, ऊपर वाला, और पीरियड नंबर 4 कौन सा है, नीचे वाला है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो 3 वाला जो होगा उसका साइज़ कम होगा और 4 वाले जो मेंबर्स होंगे उनका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो 3 वाले मेंबर्स होते हैं, पीरियड नंबर 3 होता है, इसको देखें या फिर आप पीरियड नंबर 4 को चेक करें, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो नीचे होगा, टॉप टू बॉटम जो नीचे आएगा, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये ऊपर है और ये वाला जो 4 वाला पीरियड होता है वो नीचे होता है, और यही 4 पीरियड है जो कि ब्रोमीन का होता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्लोरीन किस में से है, पीरियड नंबर 3 में से है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।